हाँ जी. And we also discussed about the successive electron gain enthalpy. Joginder, can you tell me what do you mean by successive? सक्सेसिव था कि ऑक्सीजन ने जब फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो उसने क्या बना दिया, O नेगेटिव. फिर उसने सेकेंड टाइम दोबारा इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो वो बन गया O नेगेटिव. में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, 2 नेगेटिव. तो माय क्वेश्चन वाज दिस कि जब ऑक्सीजन ने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड किया, एंड इट्स नॉट अबाउट ऑक्सीजन, इट्स अ जनरल थिंग, जब भी कोई एटम पहली बार इलेक्ट्रॉन ऐड करता है वेबर, तो एनर्जी रिलीज होती है. फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज नेगेटिव एक्सेप्ट नोबल गैसेस. बट जब वो एक बार नेगेटिव बना लेता है, मन्नत प्लीज डोंट टॉक, तो जो सेकेंड टाइम इलेक्ट्रॉन ऐड करता है तो जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव. व्हाई? We did the concept of successive electron gain enthalpy just like we did the concept of successive ionization enthalpy कि जब एक के बाद एक बार इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो ये देखा गया है कि जब पहली बार इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तब तो एटम एनर्जी रिलीज करता है, क्योंकि जो वैल्यू आती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वो किस में आती है, नेगेटिव आना इज इंडिकेटिंग कि वो रिलीज कर रहा है, वो एनर्जी खुद रिलीज कर रहा है. यानी कि अगर उसकी पहले 20 थी तो बाद में 10 ही रहेगी क्योंकि 10 उसने रिलीज कर दी, तो जो चेंज आया वो नेगेटिव आया. बट ये देखा गया कि सेकेंड टाइम जब इलेक्ट्रॉन हमने दिया तो एनर्जी रिलीज नहीं हुई, हमें ही एनर्जी देनी पड़ी. यानी कि अगर उसकी 20 थी, 10 हमने दी तो 30 हो गई. दैट मीन्स उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या आई, why, ये क्वेश्चन आता है that why the first electron gain enthalpy of any element is negative but the second or the third electron gain enthalpy is positive. तो इसका आंसर मैंने बताया था कि जब आप फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो किसी भी एटम में तो वो न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम होता है. कौन सा एटम होता है, न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस, और वो इलेक्ट्रॉन को अपनी मर्जी से अट्रैक्ट करता है. So you are not doing work against the force of repulsion. अपने आप ही इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहा है तो हमें एनर्जी देनी नहीं पड़ती. बट once it gains a electron it becomes a negative ion. अब वो न्यूट्रल एटम नहीं रहा, अब वो बदल चुका है, अब वो O नहीं रहा, अब वो क्या बन चुका है, O नेगेटिव. अब चाहे O नेगेटिव को पता है कि मेरी कॉन्फ़िगरेशन 2,6 थी और मेरी अब कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो गई है 2,7, और मुझे एक इलेक्ट्रॉन और गेन करके फायदा ही है क्योंकि मेरी कॉन्फ़िगरेशन 7 से क्या हो जाएगी, पर फिर भी वो चाहकर भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ चुका है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है, तो नेगेटिव नेगेटिव विल रिपेल ईच अदर. तो उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी. आई अगेन रिपीट, फर्स्ट टाइम जब इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा था ऑक्सीजन में तो इलेक्ट्रॉन अपने आप अट्रैक्ट हुआ, हमें कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ी बल्कि एटम ने खुद एनर्जी रिलीज कर दी. एटम ने खुद एनर्जी क्या कर दी, रिलीज, जिसकी वजह से अगर उसकी पहले 20 थी तो फाइनली 10 रह गई क्योंकि 10 तो उसने रिलीज कर दी. तो चेंज कैसा आया, 10 माइनस 20 माइनस में, यानी कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू आई वो उसका वैल्यू किस में आई, नेगेटिव में. और नेगेटिव इंडिकेट क्या कर रहा है कि वो एनर्जी खुद रिलीज कर रहा है. अब मैं ये बोल रही हूँ कि जब तुम सेकेंड टाइम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, एंड इट्स नॉट इवन अबाउट ऑक्सीजन, आप किसी भी एलिमेंट में जब सेकेंड टाइम इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो आप देखोगे कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी. पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन भी हम देंगे, एनर्जी भी हम ही देंगे. क्यों? तो मैं वो ये बोल रही हूँ कि फर्स्ट टाइम तो एटम न्यूट्रल था तो उसने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लिया, लेकिन इंद्रजीत इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के बाद अब वो कौन सा चार्ज हो गया, नेगेटिव. तो जब तुम दूसरी बार इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे अब वो एटम नेगेटिव आयन बन चुका है, अब वो एटम क्या बन चुका है, नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव. तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल, रिपेल करेगा ना, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर. तो उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, नहीं तो इलेक्ट्रॉन O नेगेटिव के पास जाएगा वो रिपेल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन O नेगेटिव के पास जाएगा रिपेल हो जाएगा. तो O नेगेटिव के पास इलेक्ट्रॉन इजीली जा सके और O नेगेटिव O2 नेगेटिव बन सके, उसके लिए एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, मेकिंग द सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव. तो ये हमने कल सारा डिस्कस कर लिया था. आज हमने लास्ट और सेकेंड लास्ट डिस्कस कर लिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी.
अब बच्चे ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो प्लीज इसको अच्छे से समझना। फिर मैं आपको इसका एक टेबल भी करवाऊंगी जिसमें दोनों के बीच में डिफरेंसेस करवाऊंगी, क्योंकि पेपर में कई बार क्वेश्चन में आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वी हैव जस्ट कवर्ड। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो एनर्जी थी जो रिलीज होती थी, और कभी कभार, वैसे तो रिलीज होती थी बट कभी कभार देनी पड़ती थी व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड। इलेक्ट्रॉन गेन नाम ही क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन, कि जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी चेंज टेक्स प्लेस। वो एनर्जी चेंज क्या हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है और नेगेटिव में भी हो सकता है। नाउ टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कृष्णा ध्यान ऊपर दो, जिन्होंने नहीं देना, जिन्होंने पेपर में मार्क्स नहीं लेने, हम उनको कुछ नहीं कर देते। वी कैन ओनली टेक द हॉर्स टू द वेल बट वी कांट मेक हिम ड्रिंक वाटर, है ना। वो अब हॉर्स की मर्जी है कि उसको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, तो हम उनको नहीं कुछ कर सकते। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, जब भी कोई एटम किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना लेता है, जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ ए और बी का, ए और बी का, जब भी आप एक बॉन्ड बनाते हो, वो भी स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट कोवेलेंट बॉन्ड। कौन से बॉन्ड की बात कर रही हूँ, जिसमें क्या होती है, शेयरिंग। क्या होती है। अब वैभव मुझे बताओ कि अगर ए और बी ने बॉन्ड बनाया है, उनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है, प्रोबेबली एक इलेक्ट्रॉन ए ने कंट्रीब्यूट किया होगा और एक इलेक्ट्रॉन बी ने कंट्रीब्यूट करा होगा। आपको क्या लगता है कि ए और बी के बीच में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल सेंटर में होंगे, ए की तरफ इंक्लाइंड होंगे या बी की तरफ इंक्लाइंड होंगे? दोनों का न्यूक्लियर चार्ज बताऊं? अच्छा क्वेश्चन पूछा टेक्निकली कि ए मान लो ए है, इसके न्यूक्लियस में जब भी मैं कुछ पढ़ाने की कोशिश कर रही होती हूँ क्या होता है, हाँ, तो वैभव कह रहा था मुझे पहले इनका क्या बता दो, चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज की बात कर रहे हो। अच्छा, न्यूक्लियर चार्ज की बात करूं तो अच्छा, फिर मैं एक काम करती हूँ, ए और बी की जगह कोई तुम्हें HCl ले लेती हूँ। तो HCl में तो तुम्हें पता है कि इसके न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन है, इस बेचारे के पास एक ही प्रोटॉन है। अब तुम्हें क्या लगता है कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही पार्टी ने नहीं दिए, एक हाइड्रोजन ने दिया और एक क्लोरीन ने दिया। जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो देयर इज अ म्यूचुअल शेयरिंग, है ना। सो 1 इलेक्ट्रॉन इज कंट्रीब्यूटेड बाय H, 1 इलेक्ट्रॉन इज कंट्रीब्यूटेड बाय क्लोरीन। अब बॉन्ड बन गया। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज कि व्हाट डू यू थिंक कि ये जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है, क्या ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों एटम्स के एग्जैक्टली सेंटर में होंगे या किसी एक एटम की तरफ इंक्लाइंड हो? ठीक है, वैभव ने बहुत सूझबूझ से आंसर दिया है कि मैम मुझे लगता है कि क्लोरीन की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होंगे। अब ऑब्वियसली बात है कि अगर 2 बच्चे पिज्जा खा रहे हैं, एक पतला सा है कृष्णा और एक कोई भारी सा कोई, अब मैं किसी है कौन है भारी, चलो ऐसे किसी को ऐसे बॉडी शेमिंग नहीं करनी। चलो मैं अपनी बात ही कर लेती हूँ, कृष्णा और मैं पिज्जा खा रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो बंदा थोड़ा हैवी होगा वो अपनी तरफ इंक्लाइन करेगा पिज्जा की, मेरे को ज्यादा भूख लगती है मैं खाऊंगा, तू तो थोड़ा कम भी खा ले। ऐसे ही एटम्स के बीच में द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड, ये कोई एनर्जी नहीं है। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या थी, द एनर्जी रिलीज्ड। एंथैल्पी वर्ड जो होता है ना वो एनर्जी, इसमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई एनर्जी नहीं है। इट इज बेसिकली द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। जैसे वैभव ने बिना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट पढ़े ये बता दिया कि मैम मुझे लगता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होंगे, क्योंकि शायद उसको लग रहा है कि क्लोरीन के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन पड़े हैं तो वो ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, ऐसे दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर। तो यहाँ से हमने क्या पाया कि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव।
क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल। इट इज नॉट एन आयनिक कंपाउंड। ध्यान से देखो, आपको लगता है कि पॉजिटिव नेगेटिव तब आते हैं जब आयनिक कंपाउंड होता है, यानी कि Na पॉजिटिव लूज कर देता है, Cl नेगेटिव गेन कर देता है। यहाँ पे कोई लूज गेन नहीं हो रहे, हो शेयरिंग ही रही है प्रभजोत। क्या हो रही है? बट जस्ट बिकॉज दैट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर टुवर्ड्स क्लोरीन, just that shared pair of electron is more towards, so that is why chlorine is assigned partial negative charge, or you can call it is a more electronegative element, and hydrogen is a less electronegative element. तो electronegativity की definition क्या हुई? It is the tendency of an atom to attract the shared pair of electron towards itself. अब पर मुझे एक बात बताओ, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा सिनेरियो चेंज करती हूँ। अगर मैं बॉन्ड दोनों ही H के बीच में बनाती, अगर मैं दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों ही हाइड्रोजन के बीच में बनाती, तो दोनों हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, यानी कि जितनी पावर इलेक्ट्रॉन की इस हाइड्रोजन की खींचने की है, दूसरे हाइड्रोजन की भी तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की उतनी पावर ही होगी। इस केस में इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेंटर में रहेंगे। इस केस में ना तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा इस H की तरफ होंगे ना उस H की तरफ होंगे, और इस केस में ना पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, तो सच अ बॉन्ड इज कॉल्ड नॉन पोलर। जो हमने HCl वाला बॉन्ड करा था जिसमें इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ इंक्लाइन थे, जिसकी वजह से क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया था? पार्शियल नेगेटिव, और H के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया था? तो बॉन्ड क्या हो गया था? तो ये तो एक तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एप्लीकेशन हो गई कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे वी कैन आइदर हैव पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स और वी कैन हैव, ये हम थोड़ा सा डेविएट हो गए क्योंकि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझते समझते दो तरह के कोवेलेंट बॉन्ड्स को समझ चुके हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, यानी कि अगर तो दो एटम्स के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस हुआ, जैसे H और Cl, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज्यादा, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? कम। तो Cl ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लिए जिसकी वजह से उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पार्शियल नेगेटिव। और हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन दूर चले गए तो हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पार्शियल। तो जब भी पॉजिटिव नेगेटिव आ जाते हैं तो वो बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड्स प्योर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं रहता, उसमें थोड़ा आयनिक कैरेक्टर आ गया। क्या आ गया उसके अंदर? जिसकी वजह से उसको हम कैसा कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं? बट देन एट द सेम टाइम मैंने आपको ये भी क्लियर किया कि हर बार पोलैरिटी आएगी ये जरूरी नहीं है। अगर आप कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन सिमिलर एटम्स लोगे, अगर आप कोवेलेंट बॉन्ड किसके बीच में लोगे? सिमिलर एटम। जैसे अगर मैं H2 की बात करूं तो H2 में दोनों एटम्स ही H है। अब इवन इफ यू डू नॉट नो व्हाट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन, बट आप इतना तो श्योर हो ना कि जितना H मैम वो खींचेगा उतना ही H दूसरा H खींचेगा। तो हम पार्शियल तो हो नहीं सकते कि ये इलेक्ट्रॉन इस H की तरफ ज्यादा होंगे और उस H की तरफ कम होंगे। मतलब ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस है कि इस केस में होना हो दोनों इलेक्ट्रॉन सेंटर में होंगे। सो नन ऑफ देम विल हैव आइदर पॉजिटिव चार्ज, नन ऑफ देम विल हैव द नेगेटिव चार्ज, मेकिंग द बॉन्ड नॉन पोलर। बट मैं आपको ये बोल रही थी कि हम थोड़ा सा टॉपिक से डेविएट हो गए क्योंकि तो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई कि ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव वी हैव टू टाइप ऑफ बॉन्ड्स, वन इज नॉन पोलर एंड वन इज पोलर। अब मुझे ये बताओ कि पता कैसे लगेगा कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में ज्यादा होगी? लाइक अगर मैं आपको दो एलिमेंट्स दे दूं, जैसे अब H और Cl में तो वैभव ने डिस्कस कर ली थी, गैस कर ली थी। अगर मैं तुमसे पूछूं कि फ्लोरीन और क्लोरीन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, तो आप कैसे डिसाइड करोगे? एंड यू डू नॉट इवन हैव द वैल्यूज, आपके पास इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज तो है नहीं। मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन में तो तूने गैस कर लिया था ना कि हाइड्रोजन और क्लोरीन में से क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अब मैं तेरे को बोल रही हूँ कि अगर मैं तेरे को दोनों ही हैलोजन दे दूं, एक फ्लोरीन दे दूं और क्लोरीन दे दूं, और मैं तेरे से पूछूं कि फ्लोरीन विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अगर F ने H के साथ बॉन्ड बनाया और इधर Cl ने, तो F ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से और क्लोरीन ज्यादा। बट फ्लोरीन और क्लोरीन में से ज्यादा कौन खींचेगा? क्या फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा
या क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? क्लोरीन. हाउ मेनी ऑफ यू से क्लोरीन? ओके, what's the reason of selecting chlorine as more electronegative? कोई लॉजिक तो सोचा होगा. ओके गुड. प्रभजोत ने आंसर बेशक गलत है, फिर भी मैं गुड क्यों बोल रही हूँ? उसने लॉजिक बताया है कि मैम 17 इसका न्यूक्लियर चार्ज है ना, इसका न्यूक्लियर चार्ज 9 है, तो ये 9 प्रोटॉन उतना थोड़ा खींचेंगे जितना क्लोरीन के 17, बट फिर भी आंसर गलत है. फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. बाय. See, electronegativity, that is the power to attract the shared pair of electron, not only depends only on the nuclear charge. सिर्फ अगर वो न्यूक्लियर चार्ज पर डिपेंड करती होती फिर तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही होता कि क्लोरीन का न्यूक्लियर का चार्ज ज्यादा है तो वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा. बट देन साइज भी तो मैटर करता है. मुझे एक बात बताओ, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है ना, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, मतलब फ्लोरीन से बड़ा कौन है? अब मुझे एक बात पिक्टोरियली समझाती हूँ. क्लोरीन की 3 शेल्स होती हैं, तो क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो वो थर्ड शेल से अट्रैक्ट करेगा जो कि न्यूक्लियस से बहुत दूर है. फ्लोरीन इतना छोटू सा एलिमेंट है. अब देखो उसका बेशक ही न्यूक्लियर चार्ज 9 है, बट वो जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर में होगा, शेयरिंग में होगा, वो न्यूक्लियस के बहुत पास होगा. मेरी बात समझो, अगर मैं सिर्फ फ्लोरीन और क्लोरीन के बेस पे यहाँ से मैं समझ आया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द पावर टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जस्ट नॉट डिपेंड्स अपॉन द न्यूक्लियर चार्ज. वो सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज पर नहीं डिपेंड करती, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज को तो देख के आपको लगेगा कि क्लोरीन इज द मोर, बिकॉज इसके न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन है, जबकि फ्लोरीन के न्यूक्लियस में सिर्फ कितने प्रोटॉन्स हैं? 9. बट फ्लोरीन फिर भी ज्यादा पावर क्यों दिखाएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं फ्लोरीन का साइज क्या है? स्मॉल होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन वो शेयर कर रहा होगा वो भी तो उसके पास होगा, न्यूक्लियस के पास होगा. अब आप कहोगे कि मैम हमें कैसे इतनी सारी चीजें याद रहेंगी? तो आप ना बस एक लॉजिक पकड़ो, सिर्फ एक लॉजिक पकड़ोगे तो आपके सारे आंसर निकलेंगे. वो लॉजिक ये है कि अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस अलोंग द पीरियड. क्योंकि अगर तुम्हें ये पता लग गया फिर तो तुम्हें यही देखना है कि अगर मैं बोरोन और कार्बन के बीच में पूछ रही हूँ तो आपको पढ़ा होगा कि अलोंग द पीरियड बढ़ रही है तो कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन, अलोंग द पीरियड बढ़ रही है तो नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ऑक्सीजन इज मोर देन. तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन निकला पीरियड में? पहले सेकंड पीरियड की अगर मैं बात करूं, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ रही है अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड बढ़ने का रीजन वही था कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है 3 से 4, 4 से 5 से 6, 6 से 8, 9. अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने का कारण ये था कि साइज तो बढ़ नहीं रहा था, बट क्या चीज बढ़ रही थी? न्यूक्लियर चार्ज. और न्यूक्लियर चार्ज ने अट्रैक्ट करने का ही काम करना है. अब इधर जो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो गई. हर डाउन द ग्रुप डिक्रीज क्यों होगी? क्योंकि डाउन द ग्रुप भी तुम्हें न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता हुआ नजर आएगा, बट डाउन द ग्रुप साइज बढ़ जाता है. क्या बढ़ जाता है? साइज बढ़ने से जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा. अब यहां से एक चीज नोटिस कर रहे हो एवरीबडी, अलोंग द पीरियड बढ़ रही है, अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड. तो हर पीरियड में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी? हैलोजन की. सेकंड पीरियड में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में. बट अगर मैं आपस में हैलोजन को कंपेयर करूं तो डाउन द ग्रुप अगर घट रही थी तो सबसे ज्यादा कौन सा हैलोजन हुआ? फ्लोरीन. अब समझते हो कि पूरे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, बट द एलिमेंट व्हिच हैज बीन कंसीडर्ड एज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज फ्लोरीन. फ्लोरीन दुनिया का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. यानी कि अगर फ्लोरीन किसी भी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना लेगा H के साथ, तो जितना वो H से इलेक्ट्रॉन खींचेगा उतना क्लोरीन नहीं खींच सकता. यानी कि अगर मैं बिना वैल्यूज दिए तुमसे पूछूं कि HF और HCl में से मोर पोलर कौन है, अब आप कहोगे कि मैम हमें क्या पता, ये भी खींच रहा है, इसमें भी पोलैरिटी आ रही है, ये भी खींच रहा है. लेकिन जिसको पता होगा कि नो मैम फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये ज्यादा खींचेगा, इसके ऊपर ज्यादा नेगेटिव होगा, इसके ऊपर ज्यादा पॉजिटिव होगा, तो हो ना हो मोस्ट पोलर HF और HCl में से कौन होगा? HF.
तो electronegative is a very very important topic because based on electronegative, not only we are able to tell कि bond is polar or not, we can even compare the polarity of two covalent bonds without even being given the values. हमें कोई values तो नहीं given ना कि F के ऊपर कितना negative charge आया है या क्लोरीन के ऊपर कितना negative charge आया है, but बिना values दिए भी हम अपनी knowledge से बता सकते हैं कि क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन से, क्योंकि फ्लोरीन क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसने ज्यादा ही खींचा होगा, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा ही आया होगा किसके कंपैरिजन में, क्लोरीन के, है ना। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है तो सबसे ज्यादा कौन हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन फॉलोड बाय। तो अगर ये सारी H के साथ बॉन्ड बनाए तो सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड कौन सा होगा, HF, उसके बाद HCl, उसके बाद HBr और लीस्ट पोलर HI। जबकि मैंने कोई तुम्हें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई वैल्यू दी, नो, बट जस्ट बिकॉज यू नो दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, इट इज डिक्रीजिंग डाउन द, तो फ्लोरीन जितना खींचेगा उतना क्लोरीन कते ही खींच नहीं पाएगा, और जितना क्लोरीन खींचेगा उतना ब्रोमीन बिल्कुल भी खींच नहीं पाएगा, और लीस्ट कौन खींचेगा, आई। अब एक ना टेबल होता है जिस टेबल पर ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज असाइन की जाती हैं बाय द नेम ऑफ द साइंटिस्ट पोलिंग। पोलिंग नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने कहा कि अब ऐसे से बातों में बातें नहीं करनी, हम ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू असाइन करते हैं। अब इसके स्केल में जैसे पीएच का स्केल होता है, ऐसे एक पोलिंग स्केल होता है, उसमें फ्लोरीन को 4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी असाइन करी गई है। जो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसकी पोलिंग स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कितनी आती है, 4। उसके हिसाब से बाकी अलग अलग एलिमेंट्स की जो इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी 3.9 आती है, किसी की 3.8 आती है। तो हम उस स्केल से चेक कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और वो निकाली कैसे जाती है, द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टू एलिमेंट्स। अगर हमारे पास फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ, हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम किसी एटम की चेक करना चाहते हैं तो सिंबल इज जाई। किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिंबल क्या होता है, इसको एक्स भी बोल देते हैं, जाई भी बोल देते हैं, एक्स बोल दो। तो अगर एक एटम है ए और एक एटम है बी, तो दोनों के जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, जैसे डिफरेंस क्यों देख रही हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा डिफरेंस की टर्म्स में ही तो देखी जाती है। मुझे एक बात बताओ, अगर H का मैं Cl से बॉन्ड बना रही हूँ तो वो पॉजिटिव बन रहा है क्योंकि उसके कंपैरिजन में Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन अगर मैं H का बॉन्ड H के साथ ही बना रही हूँ तो इसके ऊपर चार्ज कितना आ रहा है, यानी कि अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूंगी तो वो डिफरेंस के टर्म्स में ही देखी जाएगी, क्योंकि बेसिकली इट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट कि Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट अगर Cl अपने साथ ही बॉन्ड बना ले तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि जितना वो वाला क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है उतना ही दूसरा क्लोरीन है। तो इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा डिफरेंस की टर्म्स में निकाली जाती है। हाउ इट इज कैलकुलेटेड, XA माइनस XB इज इक्वल टू 0.1017 रूट डेल्टा, मतलब दिस इज द फॉर्मूला विच वॉज गिवन बाय पोलिंग, दिस इज द फॉर्मूला विच वॉज गिवन बाय पोलिंग कि अगर हमें किसी दो एटम्स की इलेक्ट्रॉन, इसके कोई न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, ये सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्ट कंप्लीट करने के लिए बता रही हूँ कि वी कैन ऑल्सो न्यूमेरिकली कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू एटम्स A and B, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला, XA माइनस XB is equal to 0.1017 root delta, where delta is calculated as EA minus EAA EBB, where EAB is bond dissociation enthalpy of bond AB, and EAA is bond dissociation enthalpy of AA bond, and EBB is
बॉन्ड डिसोसिएशन इन द एल्पी ऑफ बीबी बॉन्ड। तो इसके ना ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना, बस एक पोलिंग नाम का साइंटिस्ट था, उसने एक स्केल डिज़ाइन किया था और उसने कहा था कि किसी भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकालेंगे हम इस फॉर्मूले से। उस स्केल पे जो भी वैल्यू आएगी, जैसे किसी एटम के वैल्यू 3 आ गई तो उसको 3 पे रख देंगे, तो हम अलग अलग वैल्यूज निकाल सकते हैं। बट मैक्सिमम वैल्यू किसकी आती है? फ्लोरीन की, विच इज गिवन बाय, what is the value which is given by 0.4. But why are we studying this electronegativity? What is the application? फायदा क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को पढ़ के? कि we can tell that whether the bond is covalent bond or whether the covalent bond is polar or। तो सबसे बड़ी एप्लीकेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से हमें ये पता लग जाता है कि क्या वो बॉन्ड पोलर होने वाला है या। और अभी आपको लग रहा होगा कि वो भी पता करना क्यों जरूरी है। आगे जाके जब आप +2 की केमिस्ट्री पढ़ोगे तो बहुत बार हमें उनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस देखने पड़ेंगे। उनके बीच में डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं, वंडरवॉल फोर्सेस हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो अगर आपको यही नहीं पता होगा कि क्या वो कोवेलेंट बॉन्ड पोलर है या नॉन पोलर है, तो आप उनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं डिसाइड कर पाओगे। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं डिसाइड कर पाओगे, ये नहीं डिसाइड कर पाओगे कि कौन सा बॉयल पहले करेगा, यानी कि किसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट। तो ये सारी चीजें बहुत कनेक्टेड होती हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ, देखो 3 चीजें होती हैं। अगर तो बॉन्ड प्रभज्योत नॉन पोलर होता है, जैसे HH है, नॉन पोलर बॉन्ड्स में ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव। और जो हमारे पास पोलर बॉन्ड होते हैं, जो हमने अभी पढ़े थे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के बेस पे कई बार पॉजिटिव नेगेटिव आ जाते हैं। अब अगर तो बॉन्ड पोलर होगा तो डेफिनेटली उसमें पॉजिटिव चार्ज भी होगा। और तो व्हेन नेगेटिव अट्रैक्ट पॉजिटिव, सच काइंड ऑफ फोर्सेस आर नोन एज डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। सच काइंड ऑफ फोर्सेस आर कॉल्ड। अब अगर मैं किसी को 12th में पढ़ाऊंगी कि हाँ इन मॉलिक्यूल्स के बीच में डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, को समझ ही नहीं आएगा। लेकिन अगर उसको पता होगा कि यस दिस इज अ पोलर बॉन्ड, दिस इज अ, तो probably it will have negative charge and the other molecule will have the, so when positive attracts negative, one dipole attract the other dipole। why it is a dipole? क्योंकि 2 poles हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो व्हेन 2 डाइपोल्स विल अट्रैक्ट ईच अदर, ऑब्वियसली इनके अंदर कौन से फोर्सेस होंगे? डाइपोल डाइपोल। जबकि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें तो पॉजिटिव नेगेटिव होता ही नहीं है, तो इनमें तो अट्रैक्ट करने का कोई रीजन होना ही नहीं चाहिए। बट फिर भी कई बार मोमेंटली डिस्टॉर्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन का झुकाव एक तरफ ज्यादा हो जाता है, तो वो जबरदस्ती दूसरे एटम को खींचने लगता है। मतलब ये पोलर नहीं है, बट ड्यू टू सम डिस्टॉर्शन, कई बार डिस्टॉर्शन की वजह से पोलैरिटी आ जाती है, बट दे आर वेरी वीक पोलर, हम इनको वीक पोलैरिटी। तो इनके बीच के फोर्सेस होते हैं वंडरवॉल। इनके बीच के फोर्सेस क्या होते हैं? बट वंडरवॉल फोर्सेस तभी एग्जिस्ट करेंगे अगर मॉलिक्यूल कैसा होगा। अब अगर ये वंडरवॉल फोर्सेस वाले मॉलिक्यूल है तो इनका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, बिकॉज इजी टू ब्रेक। और डाइपोल डाइपोल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये डिफिकल्ट टू ब्रेक होंगे, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? हाई। मैं ये कह रही हूँ कि ये चीजें पढ़नी क्यों जरूरी है। हम सिर्फ इसीलिए नहीं पढ़ रहे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ टॉपिक एंड वी हैव टू क्रैम इट। जब मेरे पास +2 में बच्चे आते हैं जिनकी 11th वीक होती है, उनको जब मैं ऑर्गेनिक्स पढ़ाती हूँ, तो जब मैं ऑर्गेनिक्स में उनको बोलती हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा कि लो होगा, अभी तो मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं तुम्हें पढ़ाई, बिकॉज आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो तब बच्चों को फंडामेंटल्स नहीं क्लियर होंगे तो पता ही नहीं लगेगा। एंड यू नो व्हाट, 12th में 35 मार्क्स 70 मार्क्स का पेपर होता है, द एंटायर सेकंड पार्ट 35 मार्क्स की ऑर्गेनिक्स आती है। और उन सब बच्चों की ऑर्गेनिक्स वीक होगी जो 11th में चीजें नया ध्यान से नहीं पढ़ेंगे। तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिर्फ इसीलिए नहीं पढ़ रहे, आज हमें चैप्टर खत्म करना है। दीज थिंग्स आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में क्या क्या पढ़ा? इज इट द एनर्जी रिलीज और इट इज सम टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? Tendency to attract the shared pair of electron. And if one atom is more electronegative, it will get partial negative charge, the other atom will get the partial, and resulting in which kind of covalent bonds? Polar or non-polar? Polar। कैसे bonds बनेंगे? Polar। उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर bond will be between the same atoms, अगर बॉन्ड किसके बीच में होगा? सेम एटम्स की वजह से, तो दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? सेम। डिफरेंस क्या होगा? 0। तो ना ज्यादा ये अट्रैक्ट करेगा ना ज्यादा
वो अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कहाँ पे होंगे? मिडल में, सेंटर में, ना पॉजिटिव ना, तो व्हाट काइंड ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इट विल रिजल्ट इन? नॉन पोलर। उसके बाद हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी कैसे होती है अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। अलोंग द पीरियड it increases. डेफिनेटली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलोंग द पीरियड क्या करेगी? क्यों? क्योंकि अलोंग द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? लिथियम का क्या था? 3, बेरिलियम क्या हो गया? 4, बोरोन का क्या हो गया? 5, कार्बन का क्या हो गया? नाइट्रोजन का कितना हो गया? 7, 8, फ्लोरीन का कितना हो गया? तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सेकेंड पीरियड में कौन निकला? फ्लोरीन। फिर हमने कहा कि डाउन द ग्रुप भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। डाउन द ग्रुप भी तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। हमने कहा कि डाउन द ग्रुप साइज भी तो बढ़ रहा है। डाउन द ग्रुप क्या बढ़ रहा है? साइज बढ़ने से वो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो तो न्यूक्लियस से दूर चला गया। अट्रैक्ट किसने करना है? न्यूक्लियस ने। लेकिन साइज बढ़ने की वजह से क्लोरीन, अब जैसे जिन बच्चों को लग रहा था कि क्लोरीन शुड बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बिकॉज प्रोबेबली उसमें 17 प्रोटॉन है और फ्लोरीन में सिर्फ 9 प्रोटॉन है, बट तुमने ये तो देखा नहीं कि क्लोरीन में 17 प्रोटॉन तो है बट इलेक्ट्रॉन बहुत दूर जा चुका है ड्यू टू द इंक्रीज इन साइज। अगर इलेक्ट्रॉन ही दूर चला जाएगा तो प्रोबेबली एटम विल नॉट बी एबल टू अट्रैक्ट दी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उस लॉजिक से अलोंग द पीरियड बढ़ रहा था, डाउन द ग्रुप घट गया। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन निकला पूरे पीरियोडिक टेबल का? फ्लोरीन। हर पीरियड में बढ़ रहा है तो हर पीरियड में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजेंस हैं, लेकिन आपस में हैलोजन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन निकला? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जिसको कितनी वैल्यू असाइन की गई है? देयर इज अ पोलिंग स्केल, देयर इज अ स्केल, जैसे पीएच स्केल होता है वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज को मेजर करने के लिए एक स्केल बनाया गया विच इज नोन एज पॉलिंग स्केल। और पॉलिंग स्केल में फ्लोरीन को कौन सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी असाइन करी गई है? हाँ, 4.0। कौन सी वैल्यू असाइन करी गई है? 4.0। ऑल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एक और एप्लीकेशन भी है अदर देन टेलिंग अ पोलर बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। more the electronegativity, more is the non-metallic character, less the electronegativity, more is the metallic character। यानी कि lithium is more metallic than बेरिलियम इज मोर मेटालिक देन। और जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। कार्बन इज अ नॉन मेटल, नाइट्रोजन इज अ, उससे भी ज्यादा नॉन मेटल कौन है? ऑक्सीजन। उससे भी ज्यादा नॉन मेटल कौन है? तो यानी कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है मेटालिक। अब देखो लिथियम से सोडियम ज्यादा मेटालिक क्यों है जबकि ये तो सारे मेटल्स हैं? अगर हमें आपस में देखें पूरा ग्रुप 1 मेटल्स को बिलोंग करता है, लेकिन कोई आपसे पूछ ले व्हाई सोडियम इज मोर मेटालिक देन लिथियम, तो आप यही बोलोगे दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो यानी कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर कम हो रहा है, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। मेटालिक कैरेक्टर बढ़ने का मतलब है कि सोडियम विल बी मोर मेटालिक देन लिथियम। सोडियम से भी ज्यादा मेटालिक कौन होगा? पोटेशियम से भी ज्यादा मेटालिक कौन होगा? रुबिडियम। So these are the applications of electronegativity. Now with this we complete with the chapter 3. But क्योंकि बच्चे confuse होते हैं between electronegativity and electron gain enthalpy, उनको लगता है दोनों सेम ही चीजें हैं, तो इनके बीच में ना कई बार एग्जाम में डिफरेंस आ जाता है। तो एक बार आपस में आप ही थोड़ा सा गैस करोगे कि इसके क्या क्या डिफरेंस। पहले तो डेफिनेशन ही बता दो। Before you leave, can you tell me the differences between electron gain enthalpy? हाँ जी, फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या था? इट इज एनर्जी। एंथैल्पी का मतलब क्या है? कि इट इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड या एडेड। गेन का मतलब है एडेड, और किस में ऐड किया था? टू आइसोलेटेड गैसियस। तो ये तो एनर्जी थी,
और आपने रिलीज्ड लिख दिया, बट कभी कभार हमें देनी भी पड़ती है. बट व्हाट अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इट इज अ एनर्जी और इट इज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट दी, very good, to attract the shared pair of, okay, what can be the other point? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ आइसोलेटेड एटम. अगर आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू निकालना चाहते हो तो आपने इलेक्ट्रॉन ऐड करके देखना है. आप एक आइसोलेटेड एटम में ऐड करते हो, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखने के लिए आप पहले बॉन्डेड एटम लेते हो, तभी आप देखोगे ना कि वो ज्यादा खींच रहा है या वो ज्यादा खींच रहा है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर करने के लिए इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्डेड एटम. इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्डेड एटम. जब एटम बॉन्ड बनाएगा, इंद्रजीत, जब एटम बॉन्ड बनाएगा तभी हम देखेंगे ना कि वो ज्यादा खींच रहा है या वो ज्यादा खींच रहा है. यानी कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट है वो आइसोलेटेड एटम के ऊपर अगर हम अप्लाई करेंगे कि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किससे ज्यादा या किससे कम, तो यानी कि बेसिकली हमें उसको बॉन्डेड स्टेट में लेना पड़ता है, जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ आइसोलेटेड एटम. इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ. एनी अदर डिफरेंस यू कैन गेट to tell me about electron gain enthalpy and electronegativity? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को मेजर किया जा सकता है. अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, आप एक्सपेरिमेंटली मेजर कर ही सकते हो. अगर एनर्जी रिलीज होगी तो नेगेटिव में आ जाएगी, देनी पड़ेगी तो पॉजिटिव. तो इट कैन बी मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली. इट कैन बी मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली एंड इसकी वैल्यू किलो जूल में आएगी, क्योंकि ये एनर्जी रिलीज है या एनर्जी एब्सॉर्ब्ड है. जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो मैंने बोला एक वैल्यू में असाइन करनी पड़ती है रिलेटिव टू फ्लोरीन. जैसे फ्लोरीन को कितनी दे रखी है, 4, उसके हिसाब से हम दूसरे एटम्स को असाइन करते हैं. तो इट कांट बी मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली. इट कांट बी मेजर्ड. Any other difference that you can tell about electronegativity and electron gain enthalpy? कोई और डिफरेंस? बस एक डिफरेंस ये भी तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कांस्टेंट है. मान लो आपने ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निकाली, तो जितनी भी एनर्जी रिलीज हुई हर बार उतनी एनर्जी रिलीज होगी. ऐसा तो नहीं होगा कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की आज वैल्यू कुछ और आएगी, कल कुछ और वैल्यू आएगी. लेकिन अब क्लोरीन है, वही क्लोरीन जब H के साथ होता है तो वो उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन जब वो फ्लोरीन के साथ लगा होगा तो उससे क्या हो जाएगा, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव. यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरीज डिपेंडिंग अपॉन कि आप उस एटम को किसके साथ अटैच कर रहे हो. अगर आप क्लोरीन को H के साथ अटैच करोगे तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, चिराग. लेकिन अगर यही क्लोरीन फ्लोरीन के साथ अटैच होगा तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन. तो अब वही क्लोरीन जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज था वो कितना आ गया, पार्शियल. यानी कि ये डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉट कांस्टेंट बिकॉज इट डिपेंड्स टू व्हिच द एटम इज अटैच्ड. So with this we finish with the last topic, that is electronegativity. Tomorrow we will be starting with the chapter 4 which is chemical bonding. और केमिकल बॉन्डिंग ऐसा चैप्टर है जो रेगुलरली बच्चे क्लास नहीं लगाएंगे उनको बहुत दिक्कत आएगी. विच चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुमारो? बट उसके लिए जो सारा टॉपिक मैंने आज का इसके नोट्स घर से बना के आओगे कि मैं बनवाऊं कल आकर? शुड आई मेक? पूरा चैप्टर तो मैं भेजूंगी, बट व्हाट यू वांट, घर से लिख के आओगे या मैं लिखवाऊं? पेपर चल रहे हैं अभी? पेपर चल रहे हैं अभी, तो फिर मैं लिखवा दूंगी. ठीक है, आप अपनी पढ़ाई करो. हाँ, मैं पूरी चैप्टर की कर दूंगी, आज कर दूंगी. डाउट है प्रबली?